गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के पार्ट नंबर 7 का रिवीजन, जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये नवीन सर के द्वारा करवाई गई क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले हमने 1 से 6 और 9th 10th और 14 वीडियो को कर लिया है और अब हम डेली करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे पिछली क्लास के 5 क्वेश्चंस का रिवीजन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 कब शुरू हुई थी? तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 ये 10 अगस्त 2021 को महोबा से शुरू हुई थी। डीपीएसपी को भावनाओं का सच्चा कूड़ादान किसने कहा है? तो ये कहा है टीटी कृष्णाचारी के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 75 के पार्ट 1 के तहत। वेबर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का वेबर नाम कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 3.5। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, वी बलसारा इनका संबंध किससे है? तो वी बलसारा का संबंध है पियानो से और इनका एक एल्बम है शैडो ऑफ टैगोर मेलोडीज। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। यू श्रीनिवासन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मैंडोलिन से। ब्रिजभूषण कावरा इनका संबंध किससे है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और 2023 में बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये ऋषि कुमार उपाध्याय को पखावज के लिए दिया गया था, लेकिन ये शुरुआत इसकी सन 2006 में हुई थी। और सारंग कुलकर्णी को सरोद के लिए और अक्षय आनंद को मृदंगम के लिए 2023 का बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मिजोरम का फोक डांस कौन कौन सा है? जिसके पीछे लम और टम दिखाई दे तो वो होगा मिजोरम का डांस। और मिजोरम का डांस है चेलम, तलंगलम, जंग तालम, चिरऊ। चिरऊ को ही बैम्बू डांस या चाप चारकूट महोत्सव कहते हैं। और खांटम डांस का संबंध भी मिजोरम राज्य से ही है। मुनारी का संबंध है झारखंड से और यहीं से संबंधित है जुमेर, डोमकच, हुर्रा, फगुआ, सरहुल और सोहराय। तो ये सभी झारखंड राज्य से संबंधित डांस हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और ये कोच या प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी और ये यूनिवर्सिटियों को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है और जिस वर्ष दिया जाता है उस वर्ष और लास्ट के 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस देकर दिया जाता है, यानी कि टोटल 4 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और सर्वाधिक बार यानी कि 24 बार इनको ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी शुरुआत 1905 से हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है सेकंड है फ्रेंच ओपन जिसकी शुरुआत 1891 में हुई थी और रोलैंड गैरोस अवार्ड भी इसको कहा जाता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि लाल बजरी पर खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहा जाता है, जिसने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। विम्बल्डन ओपन इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में और इस सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यही है जो ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है और नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं। यूएस ओपन इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और साल का पहला
पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट होता है यूएस ओपन। दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो यानी कि साल की शुरुआत और अंत दोनों ही हार्ड होती हैं, तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल कब से कब तक होता है, यानी कि 0 आवर। ये होता है 12 बजे से 1 बजे तक। 11 से 12 तक होता है प्रश्नकाल और उसके बाद 12 से 1 तक होता है 0 आवर। यह पब्लिक परफॉर्मेंस, इस लोक महत्व के मुद्दे इसमें पूछे जाते हैं। और फिर संसद चलती है 1 से 2 और 2 से 6 बजे तक। और किस स्पीकर ने कहा था कि प्रश्नकाल जैसा कुछ नहीं होता, तो ये कहा था सुमित्रा महाजन के द्वारा, और ये दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। 11 से 12 तक होता है प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर। और प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, तो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न और लघु सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्न स्टार्ड क्वेश्चन कहलाते हैं और ये मौखिक इनका उत्तर दिया जाता है और ये अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसका उत्तर दे दिया और उसके उत्तर देने के बाद उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सब इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अधिकतम कितने कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अतारांकित प्रश्न ये वाइट पेपर पर दिए जाते हैं और तारांकित प्रश्न ये ग्रीन पेपर पर दिए जाते हैं। अतारांकित प्रश्न इनके उत्तर लिखित में दिए जाते हैं और ये अधिकतम 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लघु सूचना के प्रश्न ये लाइट पिंक पेपर पर दिए जाते हैं और लिखित उत्तर इनका भी दिया जाता है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है और इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। और संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79, और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 और इसे अपर हाउस कहते हैं, और लोअर हाउस लोकसभा इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 85 इसमें संसद के सत्र के बारे में बताया गया और संसद के 3 सत्र होते हैं और सबसे बड़ा सत्र कहलाता है बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच चलता है। दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई अगस्त में चलता है और तीसरा सत्र शीतकालीन ये सबसे छोटा सत्र कहलाता है जो नवंबर दिसंबर में चलता है और मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। यदि संसद के 2 सत्रों के बीच गैप हो तो अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है और 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी हैं। और सत्र न चलने पर यदि कानून निर्माण करने की ज़रूरत आन पड़े तो अंतिम मौके पर राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के द्वारा कानून ला सकता है। और संसद सत्र स्टार्ट होने के बाद 4 वीक्स में यानी कि अधिकतम तो 6 महीने हो सकते हैं कि 2 सत्र के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने हो सकती है और सत्र चलने के 6 हफ्ते के अंदर उस जो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया गया है उसको पास करके कानून बनाया जा सकता है। अगर वो पास ना हो तो वो रद्द हो जाएगा। देश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 7.5 मंथ या 6 महीने 6 सप्ताह तक होती है। और स्थगन का मतलब है संसद को आगे करना, जैसे 1 दिन आगे करना या 1 घंटे या 1 महीने आगे करना, तो ये कहलाता है स्थगन। और अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। सत्रावसान राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 85 के भाग 2 के तहत। विघटन का मतलब होता है सदन को ख़त्म करना और लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ख़त्म कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी है, तो यह 1/10। जैसे वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 और इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि 55 सदस्य अगर लोकसभा में उपस्थित हैं तो उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। और राज्यसभा में यहाँ पर 250 यानी कि 25 सदस्य राज्यसभा में आए तो उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। और राज्यसभा और लोकसभा की गणपूर्ति का उल्लेख अनुच्छेद 100 के भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद 101 में संसद सदस्यों की रिक्तियों के बारे में बताया गया है और इसी में बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए
अगर कोई सदस्य चुना जाता है तो किसी एक सदन को 10 दिन के अंदर अंदर उसको चुनना होगा। और अगर कोई व्यक्ति पहले लोकसभा का सदस्य है और फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो उसको कौन सा सदन छोड़ना पड़ेगा? जो पहले था तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। और जो बाद में नियुक्त हुआ है तो उसको नियुक्त होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा या विधान परिषद में दोनों में से चुना जाता है तो 14 दिन के अंदर उसको बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। लोकसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और विधानसभा का सदस्य भी 25 वर्ष उम्र होते ही बन सकता है। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। अनुच्छेद 84 इसमें संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। और संसद सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करेगा? तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1951 के तहत निर्धारित होंगी। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 इसमें किसका वर्णन है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक संशोधन के संबंध में लोकसभा को अधिकार ज़्यादा हैं, राज्यसभा को इसमें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन होने के बाद इसको राज्यसभा से पास माना जाएगा और फिर यह पास हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा के पास अधिकार हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। और अगर लोकसभा स्पीकर उपस्थित न हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्षता करेंगे और यदि ये भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अनुच्छेद 117 के पार्ट सी इसमें वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन किन पर नहीं होगा? तो वित्त विधेयक पर नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होगा जिसका वर्णन है अनुच्छेद 368 में। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार हुआ है? अब तक टोटल 3 बार ही हुआ है। पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1960 में और इसके द्वारा 1961 दहेज निषेध अधिनियम लाया गया। दूसरा हुआ 1977 में और बैंकिंग सेवा आयोग के लिए अधिनियम 1978 में लाया गया। और 2002 में हुआ आतंकवाद निवारण संबंधी विषय के लिए हुआ। तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन कब हुआ था? 1998 में और इसका संबंध किससे था? चुनाव सुधार से इसका संबंध था। और एक और समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति जिसकी गठन हुआ 1990 में और चुनाव सुधार से संबंधित था। और इसी समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था। और चुनाव आयोग वर्तमान में तो ये बहुसदस्यीय है लेकिन स्थापना के समय 1 सदस्यीय था। पहली बार इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था 1990 में और इसमें एक अध्यक्ष 2 अन्य आयुक्त को नियुक्त किया गया था। पहली बार 3 सदस्यीय 1990 में बनाया गया था और लास्ट बार बाद में फिर से इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया और 1993 में अंतिम रूप से इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया था। भाग 11 के पार्ट 1 में क्या है? तो केंद्र राज्य संबंधों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन है अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। भाग 11 के पार्ट 2 इसमें राज्य और केंद्र के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। और भाग 12 इसमें वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 268 से 293 के बीच। केंद्र राज्य संबंधों पर समितियां कौन कौन सी बनी है? तो शीतलवाड़ समिति बनी है जो प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है और 1966 से 69 तक ये बनी थी। और प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ARC बनाया गया था। ARC का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और पहला एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था 1966 में और उसके अध्यक्ष थे के हनुमंतैया और इसने अपनी रिपोर्ट 1970 में पेश की थी। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना था।
जिसकी अध्यक्षता की थी वीरप्पा मोहंती के द्वारा, और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में पेश की थी। और दूसरा आयोग था सरकारी आयोग, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में पेश की गई, और इसमें 3 सदस्य शामिल थे। और अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश इसी ने की थी, और 1990 में इसकी स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मदन मोहन पुंची आयोग, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 2010 में पेश की, और ये एक रिटायर्ड जज थे। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तीसरा तल कब जोड़ा गया था? तो तीसरा तल जोड़ा गया था 1992 में। पहला तल केंद्र स्तर पर होते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्य स्तर पर होते हैं MLA और MLC, और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, और नगरीय स्तर पर नगर निकायों का गठन 1992 के अधिनियम के तहत किया गया था। और 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल हैं, और इसमें ग्राम पंचायत का वर्णन मिलता है। और 74वें संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित बातें जोड़ी गई, और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। और DPSP, किस DPSP में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 40 में बताया गया है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, अमरकोश। अमरकोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने की थी, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। कामसूत्र में सेक्स लाइफ के बारे में बताया गया है, और इसकी रचना वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने, और इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त के द्वारा। और मृच्छकटिकम इसे टॉय ऑफ सैंड कहा जाता है, और इसकी रचना की थी शूद्रक ने। और कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं और कौन कौन सी थी? विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, और मालविकाग्नि मित्रम। तो इन सभी की रचना की थी कालिदास के द्वारा। और कालिदास का पहला ग्रंथ कौन सा था जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था? तो ये था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके द्वारा ही भारत का नाम भारत पड़ा। और इसका ट्रांसलेशन किया गया था 1789 में। और इसका ट्रांसलेशन किसने करवाया था? विलियम जोन्स ने करवाया था। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था, जो 399 से 414 तक भारत आया था, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त सेकंड का काल था 380 से 414 AD। और इसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था फो को की। और इसके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का कार्यकाल कितना था? 335 से 380 AD था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। और एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, जिसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था 322 से 298 BC। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और इसने CU की नामक पुस्तक की रचना की थी, और ये हर्ष के समय 629 से 644 तक भारत में आया था। और महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, और इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य का नाम क्या था? तो इस समय थे शीलभद्र। मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से आया था, और 1288 में आया था, 1292 में चला गया। और निकोलो कोंटी, ये भी इटली का निवासी था, जो 1420-21 में भारत आया था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया है। और 4 वंश कौन कौन से हैं? संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु वंश। और तुलुव वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो
तुलु वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह अधिकारी कहलाता था, तो ये कहलाता था ध्रुवाधिकरण, और कर्णिक कहलाता था भूमि अभिलेखों को सेव करने वाला, और महाअक्षप पटलिक कहलाता था लेखा विभाग का अध्यक्ष, और सार्थवाह कहलाता था व्यापारियों का समूह। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था, तो ये होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, जो पश्चिम बंगाल में था, और यहाँ से चीन और श्रीलंका से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है, यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें हर्षवर्धन के स्वयं के साइन किए गए हैं, तो ये बांसखेड़ा लेख है। और परम सौगात की उपाधि हमें किस लेख से मिलती है, तो हर्षवर्धन की परम सौगात की उपाधि हमें मिली है मधुबन लेख और बांसखेड़ा लेख से। हर्ष के सिक्के कैसे बने हुए थे, तो हर्ष के सिक्के बने हुए थे शिव और पार्वती के सिक्के। और हर्ष का दरबारी कौन था, बाण भट्ट था, जिसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। और हर्ष के दरबार में था मयूर भट्ट, जिसने मयूर दर्शक की रचना की थी। हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करवाया था, तो इसने आयोजन करवाया था कन्नौज और प्रयाग में। और यहाँ पर इसने एक ब्राह्मण को वस्त्र तक भी दान कर दिए थे, यानी कि सब कुछ दान कर दिया था। और महामोक्ष परिषद इसका नाम रखा था। महायान शाखा के प्रचार के लिए इसका आयोजन किया गया था। और मैत्रक वंश का ध्रुव सेन सेकंड भी इसमें शामिल हुआ था। और मैत्रक वंश की राजधानी थी वल्लभी, और यहाँ के फाउंडर का नाम था भट्टारक। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, ग्लोब का संप्रति औसत तापमान कितना होता है, तो यह होता 15 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी की आयु अनुमानतः है कितनी है, 4.54 अरब वर्ष बताई जाती है। बढ़ते क्रम में महाद्वीपों का नाम लिखो, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यह है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई जनसंख्या नहीं रहती। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। नामीबिया देश की राजधानी का नाम है विंड होक। गोबी मरुस्थल ये कहाँ पर है, चीन मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। आटाकामा मरुस्थल ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहलाता है, और इसे ही चांद की घाटी कहा जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अंटार्कटिका मरुस्थल है। और यदि आमतौर पर पूछा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में पाया जाता है। और तकला मकान मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो ये चीन में मिलता है। नुब्रा नदी घाटी में कौन सा हिमनद स्थित है, तो नुब्रा नदी घाटी श्योक और नुब्रा नदी मिलकर बनाती हैं। और इसमें सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जिसकी लंबाई 75 से 76 किलोमीटर है। और ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है। और सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी कहलाती है। और 1984 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, और सियाचिन विजय की गई थी। वैली या घाटी किसको कहा जाता है, 2 पहाड़ी या नदियों के बीच का स्थान कहलाता है वैली या घाटी। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो लैम्बर्ट, जिसकी लंबाई है 400 किलोमीटर, और ये अंटार्कटिका में मिलता है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, 75 से 76 किलोमीटर। और हिमनद कितने प्रकार के होते हैं, तो हिमनद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है महाद्वीपीय हिमनद, जो सबसे बड़े होते हैं। दूसरा अल्पाइन, तीसरा पर्वतीय, और चौथा होता है गिरिपद। गिरिपद का मतलब होता है पहाड़ से नीचे हो जो। आलू कैसा है, आलू तना है। और जड़ क्या क्या है, तो जड़ है गाजर, शकरकंद, चुकंदर, मूली और सलगम। और तने वाली सब्जी को हम कैसे याद कर सकते हैं, हद कर दी आपने, है हद से हो गया हल्दी, कैसे हो गया केसर, अदरक, आलू, प्याज,
आदि ये तना होते हैं और जड़ होते हैं गाजर, शकरकंद, चुकंदर, मूली और सलगम। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह था सन 2013 में। ग्रामीण क्षेत्र इसमें 75% कवर करने की बात कही गई थी और शहरी क्षेत्र 50% कवर करने की बात इसमें कही गई थी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? सन 2007 में शुरू की गई थी। और FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को एक्ट 1964 के तहत की गई थी। और FCI के लिए पात्र कौन कौन होते थे? तो इसके लिए पात्र जो होते थे उनको 3 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं और 1 रुपये पर केजी पर किलोग्राम के हिसाब से मक्का या बाजरा मोटा अनाज दिया जाएगा। और APL यानी कि अबोव पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को 2 रुपये 2 किलोग्राम चावल और 3 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और बिलो पॉवर्टी लाइन BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को 35 किलोग्राम तक का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1986 का है। और इसके लिए टैगलाइन कौन सी थी? जागो ग्राहक जागो। और 2019 में इसमें रिफॉर्म या सुधार किया गया था। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, नेफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और कृषि उत्पादों पर जो टैग दिया जाता है उसे कहते हैं एग मार्क। श्रम अधिशेष, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या होती हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था यानी कि आजीविका कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और भारत में छिपी बेरोजगारी भी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? एक काम को अगर कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उसमें शामिल ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे एक खेत है, खेत में काम करने वाले 10 लोग हैं, फिर भी उसका उतना ही उत्पादन होता है। यदि उसमें से 5 व्यक्ति उसमें काम न करें तो भी उत्पादन उतना ही होगा। तो यानी कि ये 5 व्यक्ति इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये हो गई प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। और उत्पादन की परंपरागत तकनीक, तो ये सभी हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर होती है? तो ये होती है प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी। द्वितीयक क्षेत्र इसमें विनिर्माण शामिल होता है। और तृतीयक क्षेत्र इसमें सेवा क्षेत्र जैसे बैंक, हॉस्पिटल, परिवहन इत्यादि शामिल होते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या लगी हुई है, लेकिन GDP में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये नहीं हो सकती दूरी एक अदिश राशि और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ऋणात्मक कौन कौन से हो सकते हैं? बल, त्वरण और वेग, ये सदिश राशि और ये ऋणात्मक हो सकती हैं। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है तो वह कैसा होता है? परवलय होता है। और मैक्सिमम दूरी तय करने में 45 डिग्री एंगल लगती है, तो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। तो मंदता का मतलब होता है मंद या आराम से करना। और इसमें गति कम करते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। और अगर गति बढ़ाते हैं तो ये धनात्मक होगा। जैसे कोई बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर हो जाएगी। और त्वरण क्या होता है? 60 किलोमीटर में से जो पहले वाला त्वरण है उसको घटाने पर और टाइम से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20/T। और अगर स्पीड 60 किलोमीटर है और उसको हम घटा दें तो जो घटाई हुई स्पीड है उसमें से पहली स्पीड को घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा।
यानी कि ज़्यादा से कम करने पर मंदता में त्वरण हमेशा ही ऋणात्मक में आएगा। नेक्स्ट कैथोड किरण प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और इसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में इसको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी और इसी ने कैनॉल रेज की खोज की थी। 30वां क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाया जा सकता है 2n² की सहायता से। और यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल होता है। जैसे पहली कक्षा को k से डिनोट करते हैं और पहली कक्षा के लिए 2n2, तो इसमें n की जगह पर आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 2। पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा को l से डिनोट करते हैं और 2n2 यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो दूसरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा को m से डिनोट करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, तो इसमें हो जाएंगे 9, 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी सेल को n से डिनोट करते हैं और इसको जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 2, तो इसमें आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहली सेल में पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनका रेशो क्या हो जाता है? जैसे 2, 8, 18, 32, तो इनका रेशो हो जाता है 1:4:9:16। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? जो बाह्य इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। जैसे Na सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इसमें जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है इनको कहते हैं संयोजकता, तो इनको कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। समान संयोजक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो ये हैलोजन ग्रुप में होते हैं जो ग्रुप नंबर 17 है और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि धातु मिलती हैं। जैसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9, तो यानी कि इसमें 7 बाहरी कक्ष में मिलता है। क्लोरीन में भी 2, 8 और 7 यानी कि इसका है 17 और इसके अंतिम जो कक्ष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले के द्वारा दी गई थी, तो बताना है आपको कब दी गई थी। और 18वां ग्रुप, इसमें इनर्ट गैसें, अक्रिय गैसें या नोबल गैसें मिलती हैं और इनकी संयोजकता हमेशा ही शून्य होती है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 23 होते हैं और वाई गुणसूत्र में भी 23 गुणसूत्र होते हैं और मानव में 23 पेयर्स या 46 गुणसूत्र होते हैं और इन 46 में से 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता और 2 अलग अलग होते हैं जिनको XY या क्रोमोसोम कहा जाता है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ये होता है एलोसोम या क्रोमोसोम। इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं और यदि मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX और यदि मेल का Y और फीमेल का X मिल जाए तो सन यानी कि बेटा होगा और XX मिलने से डॉटर होगी। यानी कि जेंडर निर्धारण या लिंग का निर्धारण मेल के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, कौन सा गुणसूत्र लड़की के जन्म के लिए कारक होता है? लड़की के लिए XX और लड़के के लिए XY। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें क्या था? उनमें विषम गुण दिखाई देते थे, इसलिए उसने चुना। और मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प पर होते हैं, इसलिए वहाँ पर हो जाता है स्वनिषेचन और यहाँ पर सम युग्मनजी बन जाते हैं, इसलिए उसने उनको चुना। अब हम देख लेते हैं 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। आईसीसी इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। भारत ने कितने साल बाद आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो लगभग 13 साल बाद जीता है। इससे पहले 2011 में जीता था। अब 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। 2011 में
भारतीय टीम के कप्तान थे MS धोनी और वानखेड़े स्टेडियम में ये जीता था। और अब की बार इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया गया है और इसमें इंडिया के कप्तान है रोहित शर्मा और 7 रन से अफ्रीका को भारत ने हरा दिया है। और मैन ऑफ द मैच किसने जीता? 76 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ने। और मैन ऑफ द सीरीज 15 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीती गई है। और अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया और श्रीलंका में होगा। और पहला सन 2007 में होता और भारत ने इसमें पाकिस्तान को हराया था और भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से इसमें हराया था। और पहला ODI वनडे इंटरनेशनल कब हुआ था? पहला ODI भारत ने 1983 में जीता था कपिल देव की कप्तानी में। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन 30 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नामक स्थान पर किया गया है। और इसमें 21 सदस्य शामिल होते हैं। यूनेस्को साइट में 24 साइट्स को शामिल किया गया है। और सर्वाधिक यूनेस्को साइट्स कहाँ पर हैं? इटली में 60 हैं, दूसरे पर है चाइना और भारत में 43 हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है। और भारत की नवीनतम हेरिटेज साइट का नाम है मोइदम, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहलाते थे। और ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, और ये कौन सी है? तो ये 15 है। और नवीनतम है गरबा डांस और पहली थी वैदिक मंत्र जो 2008 में शामिल की गई थी। और 2010 में छऊ और कालबेलिया डांस को शामिल किया गया था। और कालबेलिया डांस के महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा हैं। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, जिसकी वर्ल्ड लेवल पर रैंक है 136 और दिल्ली 165वीं रैंक है। और भारत का दूसरा सबसे महंगा है दिल्ली और सबसे महंगा है मुंबई। और ये रैंकिंग सब कब शुरू हुई थी? तो मर्सर की रैंकिंग 1990 में शुरू हुई थी। और विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग, और दूसरा है सिंगापुर और तीसरा है ज्यूरिक। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा अभी हाल में किस राज्य ने की है? तो ये तेलंगाना के द्वारा की गई है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विष्णुदेव शर्मा। और यहाँ पर लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 119 सीट हैं। चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या होती है? एक ऐसी घटना होती है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार ही शीघ्र समायोजित नहीं होती। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन जिसमें हमने 7वें एपिसोड का रिवीजन किया है। अब हम डेली एक एपिसोड का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।